माननीय सभापति जी, नहीं, इस तरह से नहीं, इस ये तरह से बजट नहीं, प्लीज। सुनने में तो हाउस में दिस इज नॉट अलाउड। अच्छा लगा, और जब घर जाकर इसको पढ़ा ना तो भी अच्छा लगा, पर बजट घोषणाओं के बाद राज्य के वित्तीय संसाधनों के टेबल पर मैंने नजर डाली तो यह एहसास हुआ कि जितनी बजट घोषणाएं हैं और जितने वित्तीय संसाधन हैं उससे तो ये घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती। और जिस करिश्माई व्यक्तित्व के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में चर्चित हैं, उसकी झलक इस बजट में दिखती है। पूरे देश में एक के बाद एक राज्य में लुप्त होती जा रही कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बचाए रखने के लिए जो लुभावनी घोषणाओं का ऑक्सीजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, यह असफल प्रयास है। और माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों ने अपने हाथों की लकीरों को एक दूसरे को दिखाया था कि कितने कितने साल कौन कौन शासन करेगा। अब कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो दुर्दशा कांग्रेस की पूरे देश में हो रही है ना, आने वाले कल में राजस्थान उसी दुर्दशा को देखेगा। फिर आपने जो घोषणाएं की है, ये पैसा आएगा कहां से? कोई माननीय राहुल गांधी जी ने आलू से सोना बनाने की मशीन अगर सरकार को दे दी और उससे कोई पैसा आ जाए तब तो ये घोषणाएं पूरी हो सकती है, वरना कोई लगता नहीं कि ये घोषणाएं पूरी हो सकती है। और आपके पास भी जो पैसा है ना, अभी सुनिए प्लीज, बोलिए। आपके पास भी जो भी पैसा है ना, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी कह दे कि केंद्र से हमको कम पैसा मिला है, लेकिन जो केंद्र से आपको पैसा मिला है, आपकी इन पूरी घोषणाओं को पूरी करने में सबसे बड़ी भूमिका उसी की रहेगी। माननीय सभापति महोदय, नहीं, इससे डिस्टर्ब होता है जो केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में गई, उससे राज्य सरकारों को संबल देने के लिए एफआरबीएम एक्ट में जो बदलाव किया कि आप जीडीपी का 3% तक लोन ले सकते हो, वो 4 की आने वाले कल में 5 कर रही है। तो उससे आपको जो लोन मिलेगा उससे हो सकता है कुछ घोषणाएं आपकी पूरी हो जाए। और आपने क्या किया? जो ही आपको छूट दी, आपने पहले ही वर्ष में पूरा का पूरा 1.5 गुना, पहले का 3 और बाद में जो 4.37 तक आपको लेने की छूट थी, 0.5 इलेक्ट्रिक वाला जोड़कर, तो आपने 437 करोड़ के अगेंस्ट में आपने 4,36,000 करोड़ का लोन ले लिया। और माननीय सभापति महोदय, केंद्र से भी राज्य सरकार को कोई कम राशि नहीं मिली है। केंद्र करों में जो राज्य सरकार का हिस्सा है ना, आपने अनुमान किया था कि 40,107 करोड़ रुपए आपको केंद्र से मिलेंगे, पर हुआ क्या? आरई में बढ़कर वो आपको 44,791 करोड़ मिला। ये कोई मामूली बात नहीं, करीब 4,700 करोड़ आपके अनुमान से ज्यादा। अब 2022-23 के लिए आपने अनुमान किया था केंद्रीय सहायता का, वो था 36,475 करोड़ रुपया, और आरई में बढ़कर आपको मिल रहा है 43,290 करोड़, 90 करोड़ लगभग। मतलब आपको इन दोनों में मिलाकर 11,000 से ज्यादा की राशि आपके अनुमान से केंद्र सरकार से आपको ज्यादा मिली है। और उसके बाद में आप कहते हो कि केंद्र ने कम पैसा दिया, और आपकी खुद की जो है ना रेवेन्यू
थोड़ा उस पर भी नजर डाल दो। आपका अपना कर राजस्व, और आपने अनुमान किया था 90,050 करोड़ का अनुमान था आपका, आरई में घटकर वो आपका 82,306 करोड़ रह गया। 8,000 करोड़ आपने रेवेन्यू कम जनरेट की, आपने कुशल प्रबंधन नहीं किया, उसका परिणाम रहा ये। यही हाल का आपका नॉन रेवेन्यू टैक्स का भी है। आरई के अनुमान से कोई आप मामूली आगे बढ़े हो, वरना यहां भी आप अपने संसाधनों से कोई इनकम नहीं कर पाए। और माननीय सभापति महोदय, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्षिक बजट के साथ साथ एक नई पहल राजस्थान में शुरू की। अच्छी पहल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कि हम अलग से कृषि बजट देंगे। जो कृषि क्षेत्र और उसके जुड़े क्षेत्र हेतु आपने जो बजट प्रावधान किया ना, ये आपका बजट प्रावधान का पेपर पढ़ लेना। आपने बजट प्रावधान किया है 43,478 करोड़ रुपये, ये आगामी वर्ष के लिए, यानी पिछले वर्ष की तुलना में भी 21 करोड़ रुपए कम। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल सदन में घोषणा की किसानों के लिए या उससे जुड़े क्षेत्र के लिए, वो है 78,000 करोड़ की। अब आपने प्रावधान किया लगभग 13,491 करोड़ का, और घोषणा आपकी 78,000 करोड़ की। यह आपकी घोषणा वैसी ही साबित होगी जैसी आपने चुनाव के पहले आपके अपने नेता राहुल गांधी जी के मुख से राजस्थान की चुनाव सभाओं में कहलवाई थी कि हम प्रत्येक किसान का 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ कर देंगे, और वो भी 1 से 10 दिन के भीतर भीतर। यही असर उसका होने वाला है। और माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी नाराज किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए ये जो अलग से कृषि बजट का एक झुंझुना पकड़ा है ना, तो किसानों का आपके बजट प्रावधान के अनुसार कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। और आप किसानों के कितने हितैषी है, इसकी आप बानगी देखेंगे ना। और ये जो सहकारिता विभाग के माध्यम से ये 2 बीमे होते हैं किसानों के, ऋणी किसानों के, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और सहकार दुर्घटना बीमा योजना। माननीय सभापति महोदय, आपको खुद को पता है, आपकी सरकार की अधिकारियों की लापरवाही से बीमा कंपनियों से जिस समय एमओयू होना था, 6 महीने बीत जाने के बाद भी आप एमओयू नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। इस अवधि के दौरान चाहे किसान की मृत्यु हुई या दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसको जो प्रीमियम भरने के बाद भी लाभ मिला था, सरकार की लापरवाही से वो लाभ से वंचित रह गया। ये तो आपका काम करने का तरीका है, और आप कह रहे हो हम किसानों के लिए बहुत काम करेंगे। अरे आपने कौन सा काम कर दिया भाई? आपने तो वसुंधरा जी की सरकार की जो योजना थी ना, अपना खेत अपना काम, एक खेत के लिए 2.25 लाख की राशि मिलती थी, उसके दौरापाली के लिए, उसके टाका निर्माण के लिए। आपकी सरकार आने के बाद में इस योजना को बंद कर दिया, किसी किसान को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया। पशुपालकों के लिए भी वसुंधरा जी ने कैटल थ्रेड योजना प्रारंभ की थी, अनेकों पशुपालकों को उसका फायदा हुआ था। पर क्या किया आपकी सरकार ने? आते ही इस योजना को बंद कर दिया। और माननीय सभापति महोदय, आपने अगर 78,000 करोड़ की घोषणा की, तो कम से कम एमएसपी में सरकार कितनी खरीद करेगी, थोड़ा उसका भी जिक्र बजट डॉक्यूमेंट में कर देते ना, तो शायद आपके लिए किसान कुछ मानता कि हाँ, ये हमारा वास्तविकता में हित करने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, ये जो किसान है ना, अब 70 साल बाद आपकी बातों में आने वाला नहीं है। ये पहले आपने जो किया, पहले जो आपने घोषणा की, उन सब की जानकारी रखता है वो। और आने के वाले कल में जब मौका मिलेगा ना,
आप लोग आपस में बता भी बात नहीं देगा वो। करें, इससे वक्ता को डिस्टर्ब होता है। प्लीज। जब उसको मौका मिलेगा तो वो इस बात का एहसास भी करा देगा, जैसा पहले कराया था ना 2013 में 21 सीटों तक सिमटा दिया था। इस बार भी आपका उससे बदतर हश्र वो करेगा, ये देख लेना आप, ये आप देख लेना आप कैसा भी बजट पेश कर दो भाई, जब आपके पास पैसा होगा नहीं तो धरातल पर वो काम आप करवा नहीं पाओगे और आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी घोषणा नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी घोषणाएं भी की है, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना का प्रावधान बढ़ाया हो या दुर्घटना बीमा चालू किया हो, काफी सारी अच्छी घोषणा है। हम चाहते भी है कि उन घोषणाओं का लाभ जनता को मिले, लेकिन आपके जो वित्तीय संसाधन है ना, उसको देखते हुए लगता है कि उन घोषणाओं का लाभ नहीं होगा। और आपने पहले भी जो घोषणा की है, आपने प्रदेश में नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जारी की, राजस्थान में आपने चालू की। उद्यमी और निवेशक ने आपकी घोषणाओं के ऊपर विश्वास करके उस दिशा में योजना बना काम भी चालू कर दिया। आपकी घोषणा पूर्व में चल रहे उद्योगों को विस्तार करने पर 10 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट सब्सिडी देने का आपने वादा किया कि जो भी इंडस्ट्री वाला अपनी इंडस्ट्री का एक्सपांशन करना चाहता है, अगर 10 करोड़ तक का अगर वो ऋण लेगा तो हम उसको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। प्रदेश के अनेक उद्यमियों ने, अनेक निवेशकों ने घोषणा पर विश्वास करके उस दिशा में काम चालू कर दिया। बैंकों से लोन की सहमति भी ले ली, अपना आवेदन भी कर दिया, और बाद में क्या किया, आपके पास पैसा नहीं था ना, तो आपने वो सीमा 10 करोड़ से घटाकर, माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, पूर्व उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, बाद में आपने वो सीमा घटाकर 10 करोड़ से 1 करोड़ कर दी। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो पहले घोषणा की और बाद में जो आपने संशोधन किया, उस अवधि के बीच में यदि किसी निवेशक ने, यदि किसी उद्यमी ने इस दिशा में काम चालू कर दिया और उद्योग विभाग ने उसका साक्षात्कार भी ले लिया, उसने मशीनरी का ऑर्डर भी दे दिया, उस बात के प्रमाण पेश कर दिए, आपके पास पैसा नहीं है, आने वाले कल में मत देना, पर जिसने ये काम प्रारंभ कर दिया, मेहरबानी करके उसको तो उस योजना का लाभ आप दे दो। माननीय सभापति महोदय, सोलर ऊर्जा प्लांट में भी आपने क्या किया, आपने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में सोलर प्लांट लगाने पर इंटरेस्ट सब्सिडी की घोषणा की। लोगों ने आपकी घोषणा पर विश्वास करके इस दिशा में काम चालू कर दिया, और बाद में आपने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो मात्र कंपोजिट यूनिट, जो मशीनरी और मशीनरी के संचालन के लिए जितने सोलार की आवश्यकता है उतने प्लांट पर ही हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। जिन लोगों ने आपकी घोषणाओं के ऊपर विश्वास करके सोलार प्लांट लगा दिया, आपने उनकी फाइल जो इंटरेस्ट सब्सिडी की उनका हक बनता था, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरा आग्रह रहेगा मुख्यमंत्री जी से इस सदन के माध्यम से कि आपकी घोषणा के अनुरूप जिन लोगों ने सोलार प्लांट पर खर्चा कर दिया, आप उनके प्रकरण को वापस रीओपन करें और उनको उनकी सब्सिडी दें। और माननीय सभापति महोदय, इसमें एक मजाक और की उन्होंने, वापस नए आदेश जारी कर दिए कि हम सोलार प्लांट पर भी इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, लेकिन तब जब दूसरे जो इंटरेस्ट सब्सिडी वाले प्रकरण हैं सोलार के अलावा, उनको जितनी राशि बजट में प्रस्तावित है उसके अतिरिक्त बच जाती है, तो उन पर हम उनको कंसीडर करेंगे। अब आपने उसको मजदार में छोड़ दिया, अदर जूल में, उसको पता ही नहीं कि लगाऊंगा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने शर्त डाल दी वो कि बचेगी तो देंगे, और बचने वाला है नहीं, क्योंकि राशि का प्रावधान आपने बहुत कम किया है। तो कम से कम कोई भी आप नीति बनाओ, कोई भी योजना बनाओ तो स्पष्ट बनाओ, ये सरकार योजना बना।
ये सरकार वादा कर रही है, सरकार कमिटमेंट कर रही है, तो कम से कम सरकार कोई स्पष्ट कमिटमेंट करे कि हाँ हम इतना देंगे ही। और माननीय सभापति महोदय, आपने कईयों का कितना घाटा कर दिया आपको पता ही नहीं। जिसने मशीनरी का ऑर्डर दिया, एडवांस पैसा भेज दिया, जिसे सोलर प्लांट का खर्चा कर दिया, सब्सिडी नहीं मिली, आपने फायदा दिया नहीं, आपने उल्टा उसका नुकसान कर दिया। और माननीय सभापति महोदय, ये जो आपके निवेशक है ना, आप कितना भी प्रयास कर लो, घूम ले आपके उद्योग मंत्री जी पूरे देश में, बात कर ली निवेशकों से, बात कर ली उद्यमियों से, और हमारे बारे में बता दें कि हम राजस्थान में ये सुविधा देने वाले हैं। आपकी बात पर विश्वास करके अगर वो राजस्थान की धरती पर कोई उद्योग लगा देगा, तो जैसा हसरा आपने इन 2 प्रकरणों में किया है, वही हसरा उसका कहीं हो न जाए, उस बात को लेकर वो हमेशा भयभीत रहता है, आशंकित रहता है। एमओयू आपसे कर देते हैं, कमिटमेंट आपसे कर देते हैं, पर धरातल में आपकी इंडस्ट्री नहीं आती। और माननीय सभापति महोदय, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, जब तक आपकी इंडस्ट्री राजस्थान में नहीं पनपेगी ना, तो रोजगार के अवसर जितना आप चाहते हो उतने नहीं। अगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति को बदहाली से निकालकर खुशहाली की ओर बढ़ाना है ना, तो आपको इंडस्ट्री के लिए कई सारे प्रावधान करने पड़ेंगे, उनको छूटें देनी पड़ेगी, उनको राहत देनी पड़ेगी, उससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी उससे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, वादा खिलाफी के जो और प्रकरण है ना, मैं आपकी जानकारी में ले आऊँ, सदन की जानकारी में। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सारे काम किए। मैं ये नहीं कहता कि बजट में अच्छी घोषणाएं नहीं हैं, मैं उनकी जानकारी में लाकर उनके माध्यम से दुरुस्त कराने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आपके किए गए वादे के अनुरूप आप उनका काम कर दो। आपने जो वादा नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, पर जो कर दिया आपने, कम से कम उसमें तो उसको राहत मिल जाए, ऐसा आप काम कर दो। माननीय सभापति महोदय, रिप्स में भी सरकार ने टेक्सटाइल इकाई में ईटीपी लगाने पर अनुदान की राशि देने की घोषणा की। मैं सरकार के कदम का स्वागत करता हूं, सरकार ने राहत दी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। राशि बढ़ाकर 1 से 2 करोड़ की अधिकतम राशि, उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। पर एक शर्त डाल दी बीच में, सीमा बढ़ा दी 2 करोड़ की, पर कर दिया लागत का 20% तक, और वो भी मात्र मशीनरी पर। तो ये बढ़ी हुई सीमा भी किसी को लाभ नहीं देगी, उसको फायदा नहीं देगी, क्योंकि लागत का 20% वो 1 करोड़ से ज़्यादा होगा नहीं, और आपकी जो 2 करोड़ की घोषणा है उस पर आपका कोई व्यवहार बढ़ेगा नहीं। और साथ में जो मशीनरी लगाता है उसके साथ सिविल वर्क भी होता है। पर आपने क्या किया कि हम सिर्फ मशीनरी पर पैसा देंगे, मशीनरी के साथ साथ जो सिविल वर्क है उसको भी आप लागत में जोड़ो, तब कहीं जाकर वास्तविक लाभ उसको मिलेगा। और मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आपने जो ये सीमा लगा दी है अधिकतम 20% टोटल लागत का, उसको आप आपके जोधपुर में किए गए कमिटमेंट के अनुसार, यहां तो नहीं किया पर आपने जोधपुर की पब्लिक मीटिंग में किया था, उद्यमियों की मीटिंग में, उसके कमिटमेंट के अनुसार इसको आप 50% तक करो। माननीय सभापति महोदय, अब आपकी घोषणाओं के भरोसे, सरकार की घोषणाओं के भरोसे कई लोगों ने ईटीपी लगा दिए। वैसे रिप्स में नियम था कि अपनी औद्योगिक इकाई में जो व्यक्ति उसको सब्सिडी दे होगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां थी जहां खाली जमीन नहीं थी ईटीपी लगाने के लिए, तो उन्होंने आसपास के खाली भूखंड को अधिक राशि देकर भी ईटीपी के लिए क्रय किया, और बाद में रिको से परमिशन ली, पॉल्यूशन बोर्ड से भी कंसेंट टू एस्टेब्लिश लिया, कंसेंट टू ऑपरेट लिया। अपनी इकाई से ईटीपी की जहां जहां ईटीपी लगी है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए रिको के निर्देशानुसार क्लोज कंड्यूस पाइप भी लगाए, रोड कटिंग का पैसा भी भरा उन्होंने। प्लांट लग गया, प्लांट चालू हो गया, और प्लांट पूरे मानकों के अनुरूप चलकर प्रदूषण की समस्या को, पानी की समस्या को मिटा भी रहे हैं।
पर आपने ये कहकर उनकी सब्सिडी रोक दी कि आपने इकाई के अंदर ये प्लांट नहीं लगाया, इसलिए हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, साथ में कई बार एक ही मालिक की अलग अलग भूखंडों पर अलग अलग औद्योगिक इकाई होती है। मालिक एक ही होता है, एक ही परिवार की होती है, और ऐसे में उन्होंने अपनी 2, 3, 4 जितनी भी इकाइयां थी, उनका जितना डिस्चार्ज था पोल्यूटेड पानी का, उसकी गणना कर कर एक बड़ा ईटीपी अपने उसकी एक क्षेत्र में लगा दिया। शुरू में आपने परमिशन दे दी, आप एक लगा दो, सारी व्यवस्था भी उसने कर दी, और बाद में आपने ये कहकर उसकी सब्सिडी रोक दी कि ये तो 3-4 इकाइयों का एक संयुक्त प्लांट है, ये ईटीपी नहीं एसटीपी है। जबकि एक ही मालिक की चूंकि भूखंड वहां छोटे छोटे मिले पहले, और उसने अपनी इंडस्ट्री का एक्सपांसन कर लिया, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पर मालिक एक ही, प्रोसेस एक ही है, पर आपने उसकी भी सब्सिडी रोक दी। माननीय सभापति महोदय, कोई पिता और पुत्र मालिक और किराएदार है, एडजस्टमेंट है बुक्स में अपना उनका, उसने भी कोई इसी प्रकार का प्रकरण कर लिया तो उसकी सब्सिडी भी आपने रोक दी। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब एक ही मालिक के सारी यूनिट है और आपके जो सरकारी विभाग है उससे बाकायदा उसने अनुमति ली है, और आप खुद चाहते हो कि राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा मिले, और ये बढ़ावा तभी मिलेगा जब प्रदूषण और पानी की समस्या का समाधान होगा, और इस ईटीपी के माध्यम से प्रदूषण और पानी दोनों समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो जिन लोगों ने आगे बढ़कर ईटीपी लगाने की पहल की है, उन सारे इकाइयों को आप मेहरबानी करके आपकी घोषणा के अनुसार ईटीपी की सब्सिडी जारी करें। ये मेरा आपसे माननीय सभापति महोदय आग्रह रहेगा। माननीय सभापति महोदय, अब आपने जो देखा होगा बजट, तो इस बजट में भी इंडस्ट्री और माइनिंग के लिए जो प्रावधान किया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। योजना उद्वय में आपने 1,69,655 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है, 1,69,655 करोड़ की राशि, और उसमें आपने इंडस्ट्री और माइनिंग को कितना दिया, 2,093.59 करोड़ मात्र, यानी उद्व्यय का 1.23%। और आप पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हो कि राजस्थान में आकर निवेश करो, हम आपको सुविधा देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की बातें करते हो, और आपने प्रावधान मात्र 1.23%। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर वास्तविकता में आपके मन में है कि राजस्थान औद्योगिक प्रकृति की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, तो ये प्रावधान आप बढ़ाओ, और जो जो आपने पहले कमिटमेंट किए हैं, जो आपने वादे किए हैं, जो आपने नीति बनाई है, उस नीति के अनुरूप उस समय के दौरान जिस व्यक्ति ने कार्रवाई चालू कर दी, उन सबको आप लाभ दो। माननीय सभापति महोदय, बजट बहुत अच्छा, इसमें कोई कहने का शक नहीं, पर कई चीजें छोड़ दी उन्होंने। मैंने कहा ना, पढ़ने को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, पर कई चीजें उन्होंने छोड़ी है। ये जो खाद्य सुरक्षा योजना का जिक्र करे थे ना अभी माननीय सदस्य राजा खाड़े से आने वाले, कि इसको लॉक कर दिया सिस्टम को, ये कोई केंद्र सरकार लॉक नहीं करती भाई। आपका जो पोर्टल लॉक हुआ ना, वो आपका राजस्थान का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वहां से लॉक हुआ है। आपने जिस प्रकार नरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर बाकी के 25 दिन राज्य सरकार के बजट मद से राशि देने का प्रावधान कर 125 दिन का रोजगार देने की बात कही ना, तो ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार की निर्धारित सीमा के बाहर लेकिन पात्रता रखते हैं, वो चाहे वो विधवा है, चाहे विकलांग है, चाहे वो पेंशनधारी है, तो आपका जो मापदंड बना हुआ है उसकी पात्रता में आते हैं। राज्य सरकार को जब अपने बजट से भी कुछ राशि देकर उन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना है, तो लाभ देने के लिए पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी मेरा आग्रह रहेगा। आप करें। कितने मिनट बाकी? माननीय सभापति महोदय, ये जो श्रमिक कार्ड योजना है,
बातें करते आप बड़ी बड़ी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब वर्ग के लिए कर दिया। इन 3 सालों में श्रमिक कार्ड योजना का जो हश्र आपकी सरकार ने किया ना, ये लेबर आपसे पूछेगा, ये कार्डधारी आपसे पूछेगा कि जब वसुंधरा जी थी तो बेटी की शादी होती थी 55,000 मिलते थे, किसी कार्डधारी की मृत्यु हो जाती थी तो 2 लाख मिलते थे, बच्चे पढ़ते थे तो पढ़ाई का पैसा मिलता था। पर आपकी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल। और इस योजना में आपने 3 सालों में कितनी बेटियों को शादी का पैसा दे दिया। थोड़ा ये आंकड़ा भी सदन की जानकारी में लिया ना तो आपको पता लग जाएगा कि बेटियों के प्रति भी आपकी हमदर्दी नहीं रही। और उससे ज़्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है कि आपकी सरकार आने के बाद में जिस बेटी को पहले 55,000 की राशि शादी के लिए दे दी, उसको वापस राशि वसूलने का नोटिस जारी कर दिया कि आपको गलत दे दी। और हमारे जो संस्कार है ना, हमारी जो परंपरा है कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, पर आपने की वसूलने के लिए कुर्की के आदेश तक जारी करवा दिए। आग्रह रहेगा कि जिन बेटियों को पहले पैसा दे दिया, चाहे हो सकता है अधिकारी ने जांच में कहीं त्रुटि रख दी, कमी रख दी, पर उसके खाते में पैसा चला गया, उसकी शादी हो गई, तो मेहरबानी करके उसे 55,000 वापस वसूल नहीं करें, उसके पास रहने देगी। मुख्यमंत्री जी की ओर से उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही बजट में कन्यादान योजना की भी घोषणा की थी। ये 4था बजट है उनका। मैंने पहले भी जिक्र किया है, 1 मिनट की बात है, पहले भी मैंने जिक्र किया है, माल वही, माल पुराना है, पैकिंग नहीं है। पहले भी इस योजना का लाभ मिलता था, आपने कोई नया काम नहीं किया। आपको अलग से जो पहले मिलता था, उसके बाद में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उस राशि को जोड़कर आप राशि देंगे तो वाकई में आपकी ये कन्यादान योजना है ना, उसका लाभ बेटियों को मिलेगा, वरना इसका लाभ मिल नहीं रहा है। और अंत में एक बात, लास्ट की एक बात कह दूंगा मैं। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता ही है, कोरोना ने पता नहीं कितने जीवन को छीन लिया हमसे। और सरकार का भी ये मानना कि जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके परिवार को कोई न कोई सहायता राशि मिलनी चाहिए, पर आपकी शर्तें इसमें भी आड़ी आ रही है। भर्ती के समय और मौत के दौरान यदि किसी की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है, ऐसे व्यक्ति को ही, ऐसे मृतकों को यह सहायता राशि दे है, पर ऐसे व्यक्तियों को यह सहायता राशि देनी है जिनकी हो सकती है RT-PCR नेगेटिव हो, या पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव आ गई हो, पर वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज करवा रहे थे, कोरोना वार्ड में भर्ती थे, जिनकी HRCT में जो ICMR ने मापदंड तय किया है कि 6 से ज़्यादा का स्कोर होगा, अगर RT-PCR नेगेटिव भी आती है तो उसको कोरोना माना जाएगा, तो उसको कोरोना मानकर उसका इलाज करें। तो ऐसे केस, या जिनके ऑक्सीजन की कमी थी और आपके डॉक्टर के अधीन इलाज कराते हुए मौत होगी, और पता है कि ये कोरोना वार्ड में कोरोना से लड़ता हुआ मरा है, तो ऐसे परिवारों को भी चिन्हित करके उनको भी ये सहायता राशि दिलवा दें। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।